Friends, this is Mansi Arora from ST College of Commerce, and in previous session we had completed our topic bounded rationality. What is the meaning of bounded rationality? Its concept. Now today we are continuing with bounded rationality model. What is the model of bounded rationality? So as we all know that bounded rationality is based on three main aspects, three main factors, that is cognitive limitations, imperfect information and time constraint. जो बाउंडेड रेशनैलिटी होती है वो बेस्ड होती है थ्री लिमिटेशंस पे कि क्यों हमारे जो डिसीजंस हैं वो ऑप्टिमल नहीं हो पाते, पूरे पूरे के पूरे मतलब बिल्कुल ही ऑप्ट नहीं हो पाते, जो एक एप्ट वे में होते हैं, अप्रोप्रिएट सब ऑप्टिमल वो रह जाते हैं क्योंकि कुछ लिमिटेशंस जुड़ी होती हैं हर डिसीजन के साथ। जितने भी डिसीजंस हैं उनके साथ कुछ ना कुछ लिमिटेशंस साथ में होती हैं। तो अलॉन्ग दैट हमें जो डिसीजंस लेने पड़ते हैं विद दैट लिमिटेशंस, जो हमें डिसीजन लेने पड़ते हैं, तो उसकी वजह से हम उसे बाउंडेड रेशनैलिटी कहते हैं। बाउंड फॉर द लॉजिक, बाउंड टू द लॉजिक। ये हमारी जो लिमिटेशंस होती हैं, कुछ तो कॉग्निटिव लिमिटेशंस होती हैं जो हम अपनी जो हम सोचते हैं, जो हमारी अपनी एबिलिटी होती है, जिसके हिसाब से हम चीज़ों को देखते हैं, जो हमारा अपना एक परसेप्शन होता है, उसके अकॉर्डिंग हम डिसीजंस लेते हैं। एक होते हैं इम्परफेक्ट इन्फॉर्मेशंस, हमारे पास टोटल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड नहीं होती, हमारे पास टोटल इन्फॉर्मेशन भी नहीं गैदर हो पाती, अवेलेबल हो पाती, और उसके लिए क्योंकि मेन कॉज क्या है उस चीज़ का कि टाइम बाउंडेशन होती है हमारे पास। हम टाइम बाउंडेशन हमारे पास होती है, हम हर चीज़ के लिए बहुत एक बड़ा टाइम नहीं ले सकते। हर चीज़ को बहुत अच्छे से एनालाइज करने के लिए, डीप एनालाइज करने के लिए एक टाइम जो एक, नहीं तो क्या होगा अगर हम बहुत किसी भी एक डिसीजन के लिए टाइम लेने लगे तो हमारा बहुत ज़्यादा और ज़्यादा जो हमारा लॉस है वो उसके साथ ऐड हो जाएगा, मतलब जो लॉस है वो ज़्यादा कहीं ना कहीं मैटर करेगा। तो आज हम मॉडल्स करते हैं बाउंडेड रेशनैलिटी मॉडल। तो ये तीन चीज़ों पे बेस्ड है, ठीक है, कि क्यों रिजल्ट होता है हमारे सब ऑप्टिमल डिसीजन मेकिंग का। तो बाउंडेड रेशनैलिटी मॉडल में ये तीन हमारी जो हमारे फैक्टर्स हैं, तीनों फैक्टर्स किस चीज़ को क्रिएट करते हैं, बाउंडेड रेशनैलिटी को, जो किस चीज़ को सेटिस्फाइंग सब ऑप्टिमल डिसीजंस को सेटिस्फाई करता है वो। तो पहले कॉग्निटिव लिमिटेशंस रेफर्स टू आवर इनएबिलिटी एज ह्यूमंस टू प्रोसेस इन्फॉर्मेशन इन एन ऑप्टिमल मैनर। ठीक है, वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, हम हर चीज़ को बिल्कुल अप्रोप्रिएट वे में नहीं सोच सकते, नहीं कर सकते। इन अदर वर्ड, वी आर अनेबल टू कंसिडर ऑल अवेलेबल फैक्टर्स इन आवर डिसीजन मेकिंग। ठीक है, cognitive limitation refers to our inability as human to process information in an optimal manner. नेक्स्ट आता है हमारा इंफॉर्मेशन इम्परफेक्शंस। इंफॉर्मेशन इम्परफेक्शंस मतलब लैक ऑफ इंफॉर्मेशन अ कंज्यूमर हैज़। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, कंज्यूमर को नहीं स्पेंड करना चाहता, हर कोई कंज्यूमर या मोस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स नहीं स्पेंड करना चाहते किसी भी चीज़ में। अगर अपने लैपटॉप में, अपने मोबाइल के लिए अगर रिसर्च करनी है कि हमें कौन सा बेटर है, किसके इफ़ेक्ट्स बेटर होंगे, तो बहुत एक लॉन्ग पीरियड, लॉन्ग एक अपने आवर्स नहीं स्पेंड कर सकता, या फिर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर सकता। तो जो पाँच छः जितने भी हमारे पास अवेलेबल जो ऑल्टरनेटिव्स होते हैं उसमें से हम चूज़ आउट कर लेते हैं। देर इज़ ऑल्सो इन्फॉर्मेशन दैट वी डोंट नेसेसरीली नो अबाउट। कुछ ऐसी भी इन्फॉर्मेशन होती है जो हमारे पास होती नहीं है। देर मे बी अ सेकेंड हैंड, इसका भी एग्जाम्पल एक दे के समझाया हुआ है। देर मे बी अ सेकेंड हैंड स्टोर दैट सेल्स द सेम प्रोडक्ट फॉर हाफ द प्राइस। अब हम कोई भी बुक लेने जाते हैं तो उसकी अवेलेबिलिटी एक सेकेंड हैंड बुक स्टोर में भी, और जो कि हमारे लिए बहुत इकोनॉमिकल पड़ेगी, कंटेंट्स उसमें भी यही हैं और उसमें भी सेम कंटेंट्स हैं, लेकिन वो हमारे लिए हाफ प्राइस पे पड़ेगी। तो ये इन्फॉर्मेशन में लेड टू एन ऑप्टिमल डिसीजन। अगर हम वो वाली अगर हम ये वाला जो हमारी एक जो हमारा जो डिसीजन है उसको ऑप्ट करते कि हम सेकेंड हैंड स्टोर वाली जो हमें बुक है उसको हम परचेज़ करें, तो हमें हाफ प्राइस पे मिलता, तो ये हमारा ऑप्टिमल डिसीजन होता। बट ड्यू टू लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन हो, तो वो एक कहीं ना कहीं ये चीज़ मैटर करती है। नेक्स्ट आता है हमारा टाइम कंस्टेंट्स। व्हाट आर टाइम कंस्टेंट्स? टाइमिंग का शॉर्टेज होना। व्हेन मेकिंग अ परचेज वी ऑफन फेस टाइम कंस्टेंट्स। दिस माइट अकर व्हेन वी स्टॉप एट द स्टोर। अगर हम कहीं पे रुकते हैं ड्यूरिंग आवर लंच ब्रेक, अगर हमारे पास टाइम बहुत कम है, कॉफ़ी शॉप पे हम बैठते हैं अपने वर्क से पहले या वर्क के बीच में, वी हैव प्लेसेस टू बी एंड डिसीजंस टू क्विकली मेक, वी कैन नॉट
spend half an hour in the store deciding what is the most optimal lunch we should buy. अगर हम कहीं पे लंच करने जाते हैं, हमारे पास जितनी अवेलेबिलिटी है, हमें 1 आवर का जैसे ब्रेक है हमारा बीच में, और हम अपने वर्क में के बीच में से जहाँ पे हम अपनी जो भी हमारी जो जहाँ पे हम वर्क कर रहे हैं या जहाँ पर भी हमें एक जो हमारा जो एक लेवल है टाइम का, ठीक है, जितना हमें टाइम मिला है अकॉर्डिंग टू दैट हमें वो सारा प्रोसेस पूरा करना है अपने लंच ब्रेक का. तो हम अगर कहीं पे वो चीज़ परचेज़ करने जाते हैं, कहीं पे भी आर हैविंग, मतलब हम कोई लंच ले रहे हैं या कोई भी कॉफ़ी शॉप पे बैठे हैं, तो हम क्या डिसाइड करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी अपना जो हमें ऑर्डर देना है, हम उसमें बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर सकते. हम डिसाइड करें व्हाट हमारे लिए क्या अप्रोप्रिएट रहेगा, क्या हमें चाहिए, हम फटाफट जल्दी से ऑर्डर दे देते हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे साथ ये होता है जब हमारे पास लैक ऑफ टाइम होता है, क्योंकि विद अ पर्टिकुलर जो एक पीरियड है उसके अंदर अंदर हम अपने वर्क को फिनिश करना है. There are also management decisions that need to be made with limited information and time. इसी तरह से सेम ही मैनेजमेंट के भी डिसीजंस होते हैं जो अकॉर्डिंगली हमें करने पड़ते हैं विद इन द टाइम लिमिट्स एंड इन्फॉर्मेशन लिमिट्स. For example, a business may have an option between two sites to build a new factory. ठीक है, however the longer it take to decide, जितना long वो decision करने में करेगा two sides है, the more money the business may lose. उतने ज़्यादा से ज़्यादा उसका वर्क का जो उसका प्रोडक्शन है वो अगर वहीं पे कहीं पे रुका पड़ा है या कोई भी काम है, जितना ज़्यादा लॉन्गर टाइम लेगा उतने देर बाद उसको उतना ज़्यादा उसको लॉस होगा. जो उसकी सारी चीज़ें हैं जो उसको पे करनी है वो सब की सब उसको जो लाइबिलिटीज़ हैं वो सब की सब उसको देनी होंगी, बट जो उसका लॉस है वो और ज़्यादा हो जाएगा अगर वो डिसीजन प्रोसेस को लॉन्ग करेगा. तो ये आता है हमारा टाइम कंस्ट्रेंट्स. व्हाट टाइम कंस्ट्रेंट डू इज constrict our ability to process and analyze a situation and came to an optimal decision. Even for decisions that are not affected by cognitive limitation, those time constraints put pressure on our ability to process new information rapidly. ठीक है, ये हमारा जो बाउंडेड रेशनैलिटी हमारा जो टॉपिक है ये यहाँ पे फिनिश हुआ है. इसके हमने जो मॉडल है, मीनिंग है, कंसेप्ट है, वो सब कर लिया है. और ये बाउंडेड रेशनैलिटी मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा जाता है, मतलब ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है डिसीजन मेकिंग का, शॉर्ट आंसर्स में आ जाता है. अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है इसी में सेकेंड यूनिट में, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव. व्हाट इज़ MBO? मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव इज़ एन अप्रोच अडॉप्टेड बाय मैनेजर, ठीक है, कंट्रोल करने के लिए एम्प्लॉयज़ को बाय इम्प्लीमेंटिंग. एक मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव क्या होता है? एक अप्रोच है, एक स्ट्रैटेजी है जो अडॉप्ट की जाती है बाय द मैनेजर टू कंट्रोल देयर एम्प्लॉयज़ बाय इम्प्लीमेंटिंग अ सीरीज ऑफ कंक्रीट गोल्स. एक सीरीज बनाई जाती है कंक्रीट गोल्स की, दैट बोथ द एम्प्लॉयज़ एंड द ऑर्गेनाइजेशन एम टू अकॉम्प्लिश इन द इमीडिएट फ्यूचर. जो इमीडिएट फ्यूचर में उनको जो गोल्स हैं वो अकॉम्प्लिश करने, एंड वर्क अकॉर्डिंगली टू अचीव, जिसके अकॉर्डिंग उन्हें अपना वर्क करना है. The MBO approach is implemented to ensure that the employees get a clear understanding of their role and responsibilities. MBO approach एक जो इस चीज़ को इंश्योर करती है कि जो एम्प्लॉयज़ की अंडरस्टैंडिंग है कि उनके रोल्स और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, वो उनकी एक्सपेक्टेशंस अलॉन्ग विथ कि क्या एक्सपेक्टेशंस उनसे डिज़र्व की जाती हैं, उसके साथ उनको अच्छी तरह उसको इम्प्लीमेंट करना, सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड द रिलेशन ऑफ देयर एक्टिविटीज़ टू द ओवरऑल सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. जिससे कि वो अच्छे से समझ पाएँ कि उनकी एक्टिविटीज़ ओवरऑल सक्सेस के जो रिलेशन में है, उनको अपना जो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या उनसे एक्सपेक्टेशंस रखी जाती हैं, उनके रोल क्या हैं, उसको वो अच्छी तरह समझ सकें. Now come to the meaning MBO. नेक्स्ट हम इसका करते हैं MBO का जो मीनिंग है. अभी हमने इंट्रोडक्शन करा है, अब हम मीनिंग पर आते हैं. मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव. इट इज़ अ स्ट्रेटेजिक अप्रोच है टू एनहेंस द परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. परफॉर्मेंस को एनहेंस करने के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो एक प्रोसेस है, गोल्स जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं उन्हें डिफाइन करने का, कन्वे करने का बाय द मैनेजमेंट के थ्रू टू द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. जितने मेंबर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनको विद द इंटेंशन टू अचीव ईच ऑब्जेक्टिव. किस इंटेंशन के साथ कि रिजल्ट्स मे बी हैव टू बी अचीव्ड.
An important step in the MBO approach is the monitoring and evaluation of the performance and progress of each employee against the established objective. जो objectives किसी भी employee को, सारे employees को जो दिए गए हैं, उनकी progress और performance को evaluate करने, monitor करने की तरफ ये approach mainly concerned है. Ideally, the employees themselves are involved in setting goals and deciding their course of action. They are more likely to fulfill their obligations. ठीक है, उनकी obligations क्या हैं, ये सारी चीज़ें इसमें वो की जाती हैं, पूरी की पूरी अच्छे से मॉनिटर की जाती है, evaluate की जाती है, परफॉर्मेंस और प्रोग्रेस को एस्टेब्लिश किया जाता है. अकॉर्डिंग टू दैट सबको वर्क करना है. सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स. विल कंटिन्यू MBO in our next topic, in our next session. Thank you.